हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल नीतीश एजुकेशन 27। फ्रेंड्स, मैं इस चैनल पर यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट एंड पेपर 2 एजुकेशन एंड साइकोलॉजी की तैयारी करवाता हूँ। साथ ही साथ ऑल इंडिया पीएचडी एडमिशन्स एंड ऑल टाइप ऑफ टीचिंग वैकेंसीज और यूजीसी नेट से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स भी आप लोगों को देता रहता हूँ। तो मेक श्योर आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे 24 नवंबर 2021 का जो आपका यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हुआ है शिफ्ट 1 का, उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे हम लोग। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है पेपर जो है ऑनलाइन कंडक्ट हो रहा है, तो सारे क्वेश्चंस जो है स्टूडेंट्स को नहीं याद होते हैं। किसी को कुछ क्वेश्चन, किसी को कुछ क्वेश्चन याद होता है, तो उसी के आधार पर ये वीडियो बनाया गया है। एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं, मे भी हो सकते हैं कुछ क्वेश्चन एग्जैक्ट ना हो, लेकिन उसको हम लोग डिटेल एनालिसिस और डिटेल क्वेश्चंस को, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को डिटेल में देख लेंगे, ताकि उससे एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी जो है वो क्वेश्चन, साथ ही साथ उससे रिलेटेड और भी जो टॉपिक पूछे जा सकते हैं वो भी कवर हो सकें। तो इस हिसाब से हम लोग इसको पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो था, सबसे हट के क्वेश्चन पूछा गया था आज का ये, और एकदम ही समझिए यूजीसी नेट में न्यू क्वेश्चन पूछा गया है। हालांकि ये क्वेश्चन जो है ये साइकोलॉजी का क्वेश्चन है, लेकिन यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट में पूछा गया था। व्हाट इज़ 6 हेड्स? 6 हेड्स क्या है? तो 6 हेड जो है आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। 6 थिंकिंग हेड्स वॉज रिटन बाय डॉक्टर एडवर्ड डी बोनो। यानी 6 हेड्स जो है, 6 थिंकिंग हेड्स एक बुक पब्लिश हुई है जिसके राइटर जो हैं डॉक्टर एडवर्ड डी बोनो है। ठीक है, 6 थिंकिंग हेड्स एंड द एसोसिएटेड, इसमें बात क्या की गई है, एंड द एसोसिएटेड आइडिया पैरेलल थिंकिंग प्रोवाइड अ मीन्स फॉर ग्रुप्स टू प्लान थिंकिंग प्रोसेसेस इन अ डिटेल एंड कोहेसिव वे। यानी ये पैरेलल थिंकिंग की बात करता है। इन्होंने 6 डिस्टिंक्ट वे ऑफ थिंकिंग बताया है, जो कि माइंड एक साथ सोच सकता है 6 डायरेक्शन में, एंड इन डूइंग सो थिंक टुगेदर मोर इफेक्टिवली। यानी कि जब 6 वेज एक साथ जब हम सोचते हैं तो जो इफेक्टिवनेस है उसका बढ़ जाता है थिंकिंग का। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसकी थ्योरी देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, डी बोनो आइडेंटिफाई 6 डिस्टिंक्ट डायरेक्शन इन विच द ब्रेन कैन बी चैलेंज्ड। यानी कि 6 अलग अलग क्षेत्रों में जो है कि हम सोच सकते हैं, ब्रेन को चैलेंज किया जा सकता है। इन ईच ऑफ दिस डायरेक्शन टू द ब्रेन विल आइडेंटिफाई एंड ब्रिंग इनटू कॉन्शियस थॉट सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ इश्यूज बीइंग कंसिडर्ड। ठीक है, अब 6 थिंकिंग हेड्स में ये जो क्वेश्चन पूछा गया होगा, एग्जैक्ट पता नहीं, लेकिन यहाँ पे जो 6 थिंकिंग हेड्स है सबको एक देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, अलग अलग कलर प्रोवाइड किया गया है। जैसे फर्स्ट कलर है, जैसे मान लीजिए हो सकता है पूछा गया हो, ब्लू हेड जो है किसको डिनोट करता है? तो ब्लू हेड जो है आपको प्रोसेस डिनोट करता है। प्रोसेस यानी कि ब्लू हेड थिंकिंग अब इसमें क्या है, प्रोसेस में थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, व्हाट थिंकिंग इज़ नीडेड, ऑर्गेनाइजिंग द थिंकिंग, प्लानिंग फॉर एक्शन। तो ये ब्लू हेड का है। आगे है वाइट हेड। वाइट हेड क्या है, फैक्ट्स को डिनोट करता है। तो इन्फॉर्मेशन एंड डेटा, न्यूट्रल एंड ऑब्जेक्टिव, व्हाट डू आई नो, व्हाट डू आई नीड टू फाइंड आउट, हाउ विल आई गेट द इन्फॉर्मेशन आई नीड। यानी कि ये सारी चीज़ें फैक्ट्स पर बेस्ड हैं, और फैक्ट्स क्या हैं, कैसे हैं, मैं कैसे जान सकता हूँ, क्या ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें। रेड हेड जो है ये किसको डिनोट करता है, ये फीलिंग्स को डिनोट करता है। जैसे इंट्यूशन, हंचेस यानी कि अंदाज़ा लगाना, इंट्यूशन अंतर्दर्शी, गट इंस्टिंक्ट, माई फीलिंग्स राइट नाउ, क्या आप कैसा फील करते हैं, फीलिंग्स कैन चेंज, बदल सकती हैं, नो रीजंस आर गिवन। यानी कि रेड हेड जो है फीलिंग्स से संबंधित है। ग्रीन हेड जो है क्रिएटिविटी को डिनोट करता है, यानी कि आइडियाज़, अल्टरनेटिव्स, पॉसिबिलिटीज़, प्रोवोकेशंस, पीओ, सॉल्यूशन टू बैक हेड प्रॉब्लम्स। येलो हेड की बात करें तो येलो हेड क्या है, बेनिफिट्स की बात करता है, यानी पॉजिटिव, प्लस पॉइंट्स, लॉजिकल रीजंस आर गिवन वाई एन आइडिया इज़ यूजफुल। और लास्ट हेड जो है ब्लैक हेड, जो कॉशंस, सावधानी की बात करता है। डिफ़िकल्टीज़, वीकनेस, डेंजर्स, लॉजिकल रीज़न आर गिवन, स्पॉटिंग द रिस्क। यानी कि माइंड जो है, माइंड में इतने कंडीशंस होते हैं, इतने डायरेक्शंस होते हैं, और हर एक कलर जो है अलग अलग कॉन्सेप्ट को डिफाइन कर रहा है। तो प्रोसेस, फैक्ट्स, फीलिंग्स, क्रिएटिविटी, बेनिफिट्स एंड कॉशंस। तो इस बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत नया क्वेश्चन था। आगे भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो इसको जो है आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था, यूनेस्को हेरिटेज यूनिवर्सिटी इन इंडियाज़। यानी कि इंडिया की कौन कौन सी यूनिवर्सिटी जो है यूनेस्को की हेरिटेज यूनिवर्सिटी लिस्ट में शामिल की गई हैं? तो आंसर क्या है, तक्षशिला एंड नालंदा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। एंशिएंट तक्षशिला वाज सिचुएटेड एट द पाइवोटल जंक्शन ऑफ साउथ एशिया एंड सेंट्रल एशिया। ठीक है, जो एंशिएंट तक्षशिला था कहाँ सिचुएटेड था,
साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया के जंक्शन पर। द रीनोम्ड आर्कियोलॉजिस्ट सर अलेक्जेंडर कनिंघम रीडिस्कवर्ड द रूइंस ऑफ तक्षशिला इन मिड 19th सेंचुरी। आगे क्या है, इन 1980 तक्षशिला वाज डिक्लेयर्ड अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यानी कि 1980 में तक्षशिला को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। और नालंदा की बात करें तो नालंदा आर्कियोलॉजिकल साइट गॉट इंक्लूडेड इन द टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज ऑन जनवरी 2009। 9 जनवरी 2009 को यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है, किसे, नालंदा को। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था इस टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, विच स्टेट इंस्टॉल्ड हाईएस्ट विंड एनर्जी। माफ़ कीजिएगा, यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, विंड एनर्जी की यहाँ बात हुई है, ठीक है, हवा की बात हुई है। तो विंड एनर्जी जो है कौन सा स्टेट इंडिया का जो है हाईएस्ट प्रोड्यूस करता है। तो देखिए ये एक चार्ट सामने दे रखा है, इंडिया क्यूमुलेटिव विंड पावर इंस्टॉलेशन बाय स्टेट परसेंटेज। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज है तमिलनाडु जो है इंडिया में 25% इंस्टॉलेशन है विंड एनर्जी का तमिलनाडु के पास। उसके बाद सेकंड नंबर पर है, यानी फर्स्ट रैंक तमिलनाडु की है, सेकंड रैंक जो है गुजरात की है, और उसके बाद आता है आपका थर्ड एंड फोर्थ, यानी कि थर्ड एंड फोर्थ रैंक की बात करें या थर्ड रैंक की बात करें तो कर्नाटका और महाराष्ट्र 13% के साथ नंबर एक साथ हैं। फिर उसके बाद फोर नंबर पे आंध्रा और राजस्थान है, और फिर मध्य प्रदेश, माफ़ कीजिएगा, फिर उसके बाद हाँ आपका तेलंगाना, मध्य प्रदेश और भी सारे स्टेट्स हैं। तो इस तरीके से बात करें, हो सकता है यहाँ पर डायरेक्ट सीरीज़ पूछ ली गई हो कि 1 2 3 4 क्रम में ऑर्डर करने का, या फिर यही पूछ लिया गया हो कि हाईएस्ट विंड एनर्जी कौन सा स्टेट इंस्टॉल किया है। तो आंसर क्या है, तमिलनाडु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माफ़ कीजिएगा, अगर हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ देना चाहता हूँ कि वर्ल्ड लेवल की बात करें तो सबसे ज़्यादा विंड एनर्जी किसने इंस्टॉल की है, चाइना ने। चाइना के पास सबसे ज़्यादा विंड एनर्जी है 34.03%। उसके बाद आता है यूएस का नंबर, यानी कि फर्स्ट नंबर पे चाइना है, फिर यूएस है, फिर जर्मनी है, फिर चौथे नंबर पर अगर वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो इंडिया का नंबर जो है 4th पोजीशन है, ठीक है, यानी कि चाइना 34.03%, उसके बाद यूएस है 17.1%, फिर है जर्मनी, फिर है इंडिया। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो सकता है कि वर्ल्ड लेवल पे पूछा जा सके नेक्स्ट पेपर में, तो इसको जानना ज़रूरी था। आगे क्या है, आगे बात करें, क्वेश्चन जो पूछा गया था आपका क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। क्योटो प्रोटोकॉल जो है ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन से संबंधित प्रोटोकॉल है, तो इसके बारे में देख लेते हैं क्या है। द क्योटो प्रोटोकॉल वॉज एन इंटरनेशनल ट्रीटी विच एक्सटेंडेड द 1992 यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज दैट कमिट्स स्टेट पार्टीज टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस बेस्ड ऑन द साइंटिफिक कंसेंसस दैट ग्लोबल वार्मिंग इज अकरिंग एंड द ह्यूमन मेड CO2 एमिशंस आर ड्राइविंग इट। यानी कि सिंपल सी भाषा में अगर बात करें तो यहाँ पर ये लिखा गया है कि ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन जब वर्ल्ड लेवल पर बहुत ज़्यादा होने लगा तो इसे कंट्रोल करने के लिए एक इंटरनेशनल ट्रीटी साइन की गई, जिसे क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। क्योटो जो है जापान में स्थित है, तो क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है, जो कि 1992 में इसे लाया गया था। और UNFCCC के थ्रू, यानी कि UNFCCC का भी कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ UNFCCC, और मे भी पूछा भी जा सकता है नेक्स्ट पेपर में। तो इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। UNFCCC का फुल फॉर्म ये है, ठीक है। तो क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन की लिमिटेशन के लिए बनाया गया एक इंटरनेशनल ट्रीटी है। इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा देखिए CO2 एमिशन होता है और किया जाता है विभिन्न देशों के द्वारा, तो उस पर कंट्रोल करने की बहुत ज़रूरत है। तो द क्योटो प्रोटोकॉल वाज अडॉप्टेड इन क्योटो जापान ऑन दिसंबर 1997, यानी कि इसे कब अडॉप्ट किया गया था, दिसंबर 1997 में, और क्योटो जापान में। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है क्योटो शहर कहाँ स्थित है, तो वो जापान में है। कब अडॉप्ट किया गया था, 11 दिसंबर 1997 को, 1997 को, एंड एंटर्ड इनटू फोर्स ऑन 16 फरवरी 2005। फोर्स में कब आया, यानी कि कब इफेक्टिव हुआ, तो 16 फरवरी 2005 को, यानी आ गया था दिसंबर 1997 में, लेकिन इफेक्टिव कब हुआ, 16 फरवरी 2005 को। इसमें टोटल कितनी पार्टीज़ थी, देयर वर 192 पार्टीज़, यानी कि लगभग 192 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। किस किस कंट्री ने नहीं से पार्टिसिपेट किया था, या किसने कौन विड्रॉ हो गया या विड्रू हो गया, तो कनाडा विड्रू फ्रॉम द प्रोटोकॉल इफेक्टिव दिसंबर 2012। यानी कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्योटो प्रोटोकॉल से
कौन विड्रू हो गया है, कौन कंट्री विड्रू हो गई है, तो अगर हम बात करें तो 2012 में कनाडा ने अपने आप को विड्रू कर लिया है, ठीक है, टू द प्रोटोकॉल इन 2020, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है आपका यूएन क्लाइमेट एग्रीमेंट्स के जो हैं, इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं बताना चाहता हूँ। क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट दोनों हैं क्या। तो क्योटो प्रोटोकॉल जैसे बता दिया गया कि ग्रीन हाउस गैसेस के कंट्रोलिंग के लिए इसको लाया गया। पेरिस एग्रीमेंट क्या है, साइन इन नवंबर ऑफ 2016, न्यू कमिटमेंट्स आर ड्यू एवरी 5 ईयर्स। आगे बात करें तो ये ग्रीन हाउस गैसेस के लिए है। ये क्या है, नॉट लीगली बाइंडिंग कमिटमेंट टू रिड्यूस एमिशन, इंक्रीज अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें, टारगेट्स आर सेट बट नो डिटरमाइंड टाइम फ्रेम, इसमें कोई टाइम फ्रेम डिसाइड नहीं है क्योटो प्रोटोकॉल में, लेकिन इसमें आफ्टर 5 ईयर, हर साल 5 साल के बाद इसका जो है कि रिव्यू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एजुकेशन सैटेलाइट से रिलेटेड। एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता है, लेकिन इसके बारे में हम लोग इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, जो भी कन्फ्यूज़न हुई क्लियर हो जाएगी। तो एजुकेशन सैटेलाइट क्या है, जो GSAT-3 है इंडिया का, वो इंडिया के एजुकेशन सैटेलाइट का क्या नाम है, GSAT-3 है ना। इसे हम लोग एजुसेट के नाम से भी जानते हैं। वॉज अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट विच वॉज लॉन्च ऑन 20 सितंबर 2004। यानी कि GSAT-3 या एजुकेशन सैटेलाइट या एजुसेट की बात करें तो ये 20 सितंबर 2004 को लॉन्च किया गया था इंडिया में सबसे पहली बार, क्योंकि भारत का ये सबसे पहला एजुसेट है जिसका नाम GSAT-3 है। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, इसरो के द्वारा, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था, ठीक है। एजुसेट इज़ द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट बिल्ट एक्सक्लूसिवली टू सर्व द एजुकेशनल सेक्टर। मेनली इसका पर्पज़ क्या था, एजुकेशनल सेक्टर के लिए इसको यूज़ किया गया था, जैसे डिस्टेंस एजुकेशन है, ऑनलाइन एजुकेशन है, और भी सारी चीज़ों के लिए। इट इज़ मेनली इंटेंडेड टू मीट द डिमांड फॉर एन इंटरएक्टिव सैटेलाइट बेस्ड डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम फॉर द कंट्री। यानी कि कंट्री में डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए, लोगों तक, जन जन तक जो है शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए इसे लॉन्च किया गया था। मेन एम इसका यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया था, व्हाट वाज द फर्स्ट एजुकेशन कमीशन आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये इफ्टर नहीं आफ्टर लिखा है, मिसप्रिंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। यानी कि क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद सबसे पहला एजुकेशन कमीशन कौन सा था। तो जैसा कि आपको पता है 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, उसके जस्ट 1 साल बाद ही 1948 में हायर एजुकेशन की समीक्षा के लिए, उसके हायर एजुकेशन के इम्प्रूवमेंट के लिए एक कमीशन बनाया गया, जिसे यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन या फिर हम राधा कृष्णन आयोग भी जिसे कहते हैं, अन्य नाम इसका क्या है, राधा कृष्णन आयोग बनाया गया था, जो कि 1948 में बनाया गया था। वाज द फर्स्ट कमीशन ऑन एजुकेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस। यानी राधा कृष्णन आयोग, या हम कह सकते हैं यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, जो कि 1948-49 में था, वो पहला आयोग था जो कि आफ्टर इंडिपेंडेंस बना था। इसका मेन एम क्या था, इट्स मेजर एम्फेसिस वाज ऑन हायर एजुकेशन बट इट ऑल्सो टच्ड अपॉन द इशू रिलेटेड टू स्कूल एजुकेशन। इसका मेजर एम क्या था, हायर एजुकेशन को बढ़ावा देना, हायर एजुकेशन की समीक्षा करना, हायर एजुकेशन को इम्प्रूव करना। पर इसमें क्या है, बट इट ऑल्सो टच्ड अपॉन द इश्यूज़ रिलेटेड टू स्कूल एजुकेशन। पर स्कूल एजुकेशन पर भी इस आयोग ने थोड़ा सा अपना रिकमेंडेशन दिया, सुझाव दिए। आगे देखिए क्या है, द कमीशन वाज अपॉइंटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर राधाकृष्णन इन नवंबर 1948। यानी कि 1948 में राधाकृष्णन जी के चेयरमैनशिप में यह इस कमीशन को अपॉइंट किया गया था। अगला क्वेश्चन जो आया था आपका नंबर सीरीज से आया था, नंबर दे रखा है 6, फिर 4, फिर 2.5, फिर 1.5। तो नेक्स्ट टर्म बताना था क्या होगा। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, अगर हम डिफरेंस की बात करें तो 6 और 4 के बीच का डिफरेंस क्या है, 2। फिर 4 और 2 पॉइंट के बीच का डिफरेंस क्या है, 1.5। फिर 2.5 से 1.5 के बीच का डिफरेंस क्या है, 1। तो इस तरीके से देखिए, हम हर बार 0.5 डिक्रीज़ हो जा रहा है, हर बार 0.5 डिक्रीज़ हो जा रहा है नेक्स्ट सीरीज़ में। यानी पहले 2 था, फिर 1.5 हुआ, फिर यहाँ डिक्रीज़ हुआ तो फिर 0.5 हुआ, अब नेक्स्ट डिक्रीज़ होगा तो यहाँ पर 0.5 डिक्रीज़ होगा। यानी कि अगर हम बात करें अगला नंबर क्या होना चाहिए, यहाँ पर नेक्स्ट टर्म होना चाहिए 1, क्योंकि 0.5 की 0.5 जो है डिक्रीज़ हो रहा है, तो 1.5 में जब 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो इसी तरीके से इसका वाइस वर्सा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 0.5 का गैप है, फिर देखिए 1 का गैप हुआ, फिर 1.5 का हुआ, फिर 2 का हुआ। तो ये एकदम एग्जैक्टली मैच कर रहा है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर, मिस्ड टर्म जो है 1 होगा, 1 राइट आंसर होगा।
साथ ही साथ अगर हम बात करें इस आज के जो टॉपिक थे, क्वेश्चंस जो पूछे गए थे, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन पूछे गए थे। डीआई थोड़ा सा इजी आया था, डीआई इजी आया था, जो आपका परसेंटेज से क्वेश्चन पूछे गए थे। प्रॉफिट एंड लॉस से कुछ क्वेश्चंस अच्छे खासे पूछे गए थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज़ अ कंपाइलर, कंपाइलर क्या है। तो कंपाइलर सिंपल सी भाषा में बात करें तो देखिए क्या है, कंपाइलर इज अ सॉफ्टवेयर या अ प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। यानी कंप्यूटर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। सिंपल सा काम है। इसकी खासियत क्या है, ये पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। अ सिंपल रिप्रेजेंटेशन वुड बी सोर्स कोड कंपाइलर मशीन लैंग्वेज। यानी सोर्स कोड जब कंपाइलर में जाता है, सॉफ्टवेयर में जाता है, प्रोग्राम में जाता है, तो वो मशीन लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट हो जाता है। इट्स नॉट एज सिंपल एज एन असेंबलर ट्रांसलेटर। अ कंपाइलर हैज़ टू परफॉर्म सेवरल स्टेप टू प्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट फाइल इनटू मशीन कोड फॉर्म। साथ ही साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं ये देना चाहता हूँ कि देखिए अगर कंपाइलर पूछा गया है तो इसके बाद इंटरप्रेटर ज़रूर पूछा जा सकता है। तो इंटरप्रेटर क्या होता है, देखिए कंपाइलर और इंटरप्रेटर का काम सेम है, यानी कि दोनों सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में या हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। डिफरेंस केवल इतना है, कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ एक ही बार में कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज में, लेकिन इंटरप्रेटर क्या होता है, इट रीड द प्रोग्राम लाइन बाय लाइन। ये प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन रीड करता है और कन्वर्ट करता है, यानी पहले एक लाइन मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा, फिर सेकेंड लाइन, फिर थर्ड लाइन। आगे देखिए क्या, इट ट्रांसलेट द होल प्रोग्राम एट टाइम इनटू मशीन कोड। ये मैंने बता ही दिया, ये लाइन बाय लाइन करता है। इट प्रोड्यूसेस मशीन कोड विच इज़ डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर। यानी कि कंपाइलर क्या होता है, ऐसा मशीन कोड जनरेट करता है जो कि डायरेक्टली कंप्यूटर से अंडरस्टूड कर लिया जाता है। इट प्रोड्यूसर इंटरमीडिएट कोड आफ्टर ट्रांसलेशन। लेकिन इंटरप्रेटर क्या है, इंटरमीडिएट कोड जनरेट करता है ट्रांसलेशन के बाद। अब आगे देखिए क्या, कंपाइलर इट टेक्स लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम टू एनालाइज द सोर्स ऑफ कोड। क्योंकि ये पूरा प्रोग्राम एक बार में कंपाइल करता है कंपाइलर, इसलिए ये ज़्यादा टाइम लेता है। और इंटरप्रेटर क्या है, लाइन बाय लाइन करता है, तो इसलिए इसमें कम समय लगता है। कंपाइलर जो है इट इज़ फास्टर, इसकी स्पीड फास्टर है। इंटरप्रेटर क्या है, स्लोअर है, क्योंकि ये लाइन बाय लाइन करता है। इट रिक्वायर्स मोर मेमोरी स्पेस। कंपाइलर ज़्यादा मेमोरी स्पेस क्रिएट करता है, घेरता है। क्यों, क्योंकि ये एक साथ सारे प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देता है। लेकिन ये क्या है, इंटरप्रेटर कम मेमोरी लेता है। इट इज़ गुड फॉर प्रोफेशनल्स। यानी कंपाइलर किसके लिए ज़्यादा अच्छा है, प्रोफेशनल्स के लिए। लेकिन बिगिनर्स के लिए कौन अच्छा है, इंटरप्रेटर। एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए कंपाइलर के एग्जाम्पल हैं कौन कौन सी लैंग्वेज, जैसे सी है, C++ है, ये कंपाइलर के एग्जाम्पल हैं। प्रोग्रामिंग की बात करें तो जैसे पाइथन है, रूबी यूज़र इंटरप्रेटर है, ये इंटरप्रेटर के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, व्हाट इज़ अ फायरवॉल, फायरवॉल क्या है। तो देखिए फायरवॉल क्या है, अ फायरवॉल इज अ सेट ऑफ रिलेटेड प्रोग्राम्स लोकेटेड टू एट अ नेटवर्क गेटवे सर्वर दैट प्रोटेक्ट्स द रिसोर्सेज ऑफ अ प्राइवेट नेटवर्क फ्रॉम यूजर्स फ्रॉम द अदर नेटवर्क्स। यानी सिंपल सी लैंग्वेज में बात करें तो ये अनऑथराइज्ड एक्सेस को बचाता है, हमें अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाता है, प्राइवेट नेटवर्क से हमें बचाता है, हैकिंग से बचाता है। यानी ये हमें एक फायरवॉल क्या है, हमें एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है ताकि हमारा डेटा मिसयूज़ ना हो सके, हैक ना हो सके, उसके लिए। ठीक है। विल चेक मैसेजेस एंटरिंग एंड लीविंग एंड ब्लॉक दोज दैट डू नॉट मीट द स्पेसिफाइड सिक्योरिटी क्राइटेरिया। यानी कि इसके जो भी प्रोग्रामिंग इसमें फिट कर दी जाती है, अगर इसके अकॉर्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो इसे क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। ठीक है। कंसिडर्ड द कैन बी हार्डवेयर। ठीक है। तो फायरवॉल क्या है, फायरवॉल एक तरीके से हमारा सिक्योरिटी प्रोग्रामिंग है जो कि हमें अदर रिसोर्सेज से, फिशिंग से, हैकिंग से बचाता है। आगे अगर हम बात करें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे आपके, इसके साथ ही साथ थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे डेटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन पूछा गया था, सिंपल क्वेश्चन थे। आरसी के भी क्वेश्चन सिंपल थे। प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन पूछे गए थे, परसेंटेज से क्वेश्चन पूछे गए थे। साथ ही साथ मैं ये बताना चाहता हूँ, आप लोग NEP 2020 पढ़ते रहिए, कुछ नए क्वेश्चंस इसमें से पूछे जा रहे हैं। और जैसा कि आज 6 हेड्स पूछा गया है, ये थोड़ा सा नया और हट के क्वेश्चन था। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। SDG है आपका, MDG है, इस तरीके से ये सारे मोस्ट कॉमन टॉपिक्स हैं। इंडियन लॉजिक में जैसे आपका प्रीमाइसेस पूछा जा रहा है, फैलिसीज पूछी जा रही हैं, तो ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। मैंने अपनी प्लेलिस्ट में, चैनल की प्लेलिस्ट में भी डाल रखा है, तो आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। और जैसा कि मैं रोज़ आपको बताता हूँ कि जब आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, चैनल पर जाएंगे, तो यहाँ सारी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, यहाँ से
आप सारे कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं। एक बार ज़रूर चैनल पर विजिट करिए। आशा करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट शिफ्ट के साथ। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।